नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं दिग्विजय इकोनॉमिका। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है इन्फ्लेशन रिलेटेड टॉपिक। मुद्रास्फीति को आज हम समझेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति किन कारणों से उत्पन्न होता है और मुद्रास्फीति का बेसिकली किस तरीके का प्रभाव इकोनॉमिक्स में पड़ता है, इकोनॉमी पे पड़ता है। तो आज दोस्तों हम लोग इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति को बहुत ही सरल रूप में समझने वाले हैं। तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को शुरू करने के पहले आइए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, इन्फ्लेशन यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इश्यूज है। प्रीलिम्स परीक्षा में, मेंस परीक्षा में और इवन पर्सनालिटी टेस्ट में ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है। तो इस टॉपिक को चलिए सरलतम रूप में मैं आपके सामने रखता हूं। इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपको दो चीजों के संबंध को पहले समझना होगा। पहले आपको यह समझना होगा कि वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में किस तरह के रिलेशन होते हैं। पहले आपको यह समझना होगा कि मुद्रा के मूल्य और वस्तु और सेवा के मूल्य में किस तरह के संबंध होते हैं। उसके बाद हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, मुद्रा का जो मूल्य है, वैल्यू ऑफ जो मनी है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है उसमें रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स रिलेशन पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज सस्ती होती हैं तो वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा होता है, और जब गुड्स एंड सर्विसेज महंगे होते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी कम होती है। एक्चुअली जो हमारी मनी की वैल्यू है वो डिपेंड्स अपॉन गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू। आपकी जो मनी की वैल्यू है वो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर निर्भर होती है। अगर आप का मुद्रा महंगा हो रहा है तो समझिए गुड्स एंड सर्विसेज सस्ती हो रही हैं, या फिर दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज सस्ती हो रही हैं तो मनी जो है महंगा हो रहा है, और दूसरा जब गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो रही है तो जो मुद्रा का मूल्य है वो जो है सस्ता हो रहा है। तो बेसिकली ये सीधा सा संबंध है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में और वैल्यू ऑफ मनी के संबंध में। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब आप नॉर्मली आप ये समझिए कि जब कभी दादी बोलती है कि आजकल 500 रुपये और 2000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप समझ लेते हैं कि एक्चुअली वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम मार्केट में परचेज करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों, वैल्यू ऑफ मनी में और गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में, वैल्यू ऑफ मनी में और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उल्टा संबंध है कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें ज्यादा होगी तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, मतलब हमारा मुद्रा कम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदेगा। दूसरा, जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ज्यादा होगी। इसका मतलब हमारे पास जो मनी है वो ज्यादा चीजों को खरीदने में सफल हो जाएगा। इसी संबंध के पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होता है। एक्चुअली इन्फ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही होती है और वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो रहा होता है। मुद्रास्फीति एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रहा होता है, मतलब हमारे वहां गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो रही होती है एंड ड्यू टू इट वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन। ऐसी इकोनॉमिक दशा, ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो और मुद्रा लगातार कमजोर हो, मुद्रा की वैल्यू घटती जाए, इस इकोनॉमिक सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सबसे सरलतम रूप में हम कह सकते हैं कि जस्ट प्राइस राइज, कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है, या फिर महंगाई ही इन्फ्लेशन है, महंगाई ही मुद्रास्फीति है। जब मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा महंगाई है तो इसका सामान्य सा निष्कर्ष हम लोग ये निकालते हैं कि इकोनॉमी में वस्तु और सेवा जिसे हम खरीदने वाले हैं वो बहुत महंगा हो रहा है, और जो हमारी मनी है वो सस्ती है, हमारी मनी कम चीजों को खरीद पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो सिंपल डिफिनीशन ये हुआ इन्फ्लेशन का कि एक ऐसी इकोनॉमिक फिनोमेना, एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है और वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन करती है, यह मुद्रास्फीति है। लेकिन इस परिभाषा में
दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही है और वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर रही है, ये इन्फ्लेशन है, तो पहला ये प्रश्न कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कितने टाइम तक बढ़नी चाहिए। नंबर वन क्वेश्चन क्वेरी आपके मन में आएगा कि कब हम इन्फ्लेशन मानेंगे, कितने दिन, क्या 2 दिन 3 दिन में कीमतें बढ़ जाए और फिर डिक्लाइन हो जाए तो क्या इसे आप इन्फ्लेशन कहेंगे? क्या एक टाइम पीरियड से इन्फ्लेशन को हम जोड़ेंगे? तो पहला क्वेश्चन कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कितने दिन तक बढ़े तो आप इसे इन्फ्लेशन कहेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या इकोनॉमी में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है? क्या इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके सबके कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है, या फिर इन्फ्लेशन का मतलब कुछ वस्तुओं की कीमतों से वृद्धि है, या फिर इन्फ्लेशन का मतलब एक दो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सामने आएगा। तो चलिए इन तमाम क्वेरीज को हम सॉल्व करते हैं। नंबर वन कि जब मैं कहता हूं कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही है और ये इकोनॉमिक सिचुएशन इन्फ्लेशन है, तो कितने गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इकोनॉमी में बढ़े तो आप इसे इन्फ्लेशन मानेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी में लाखों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। ऐसे बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसे आपको दिखाया जाए तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सी गुड्स है। बेसिकली वो बाईपास सर्जरी में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट्स है, वो ब्रह्मोस मिसाइल में लगने वाला इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट गुड्स है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको बड़े बड़े चीजों में यूज तो हो रहा है बट हमें उसे परचेज नहीं करते हैं, वो नॉर्मली हमारे बिहेवियर में काम में नहीं आता है। तो क्या इकोनॉमी में जो लाखों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन लाखों गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में इन्हांसमेंट को हम इन्फ्लेशन मानेंगे? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। या फिर इकोनॉमी में आलू की कीमतें या टमाटर की कीमतें बढ़ के 100 रुपया केजी हो जाए, 80 रुपया केजी हो जाए तो इसे हम इन्फ्लेशन मानेंगे? क्या सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है, या इकोनॉमी में सिर्फ एक वस्तु या एक सेवा की कीमत में वृद्धि इन्फ्लेशन है? आइए इसको हम लोग क्रिस्टल क्लियर करें। दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि नहीं होता है। इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन नहीं होता है, क्योंकि वो तमाम चीजें जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं लाखों की संख्या में, उसे हम यूज नहीं करते हैं, उसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं। हम कुछ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंज्यूम करते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल के पार्ट पुर्जे बहुत महंगे हो जाए, राफेल जो है सस्ता या महंगा खरीदा जाए, क्या इसे इन्फ्लेशन में हम जोड़ें या फिर नहीं? मेरा इसका आंसर है कि नहीं। सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन नहीं है। और एक चीज तो आप यहां और भी समझ लीजिए कि कभी भी सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती ही नहीं, कुछ के कीमतों में वृद्धि होती रहती है और कुछ के कीमतों में कमी होती रहती है। तो यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि इकोनॉमी में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि लाखों गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग यूज नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। तो फिर इन्फ्लेशन क्या है? दिस इज क्वेश्चन। फिर मुद्रास्फीति क्या है, इसे आइए हम लोग बात करते हैं। अगर इकोनॉमी में मैंने कहा टमाटर भी 80 रुपया केजी हो जाए तो ये भी इन्फ्लेशन नहीं है। एक वस्तु के कीमत में वृद्धि भी इन्फ्लेशन नहीं है। तो एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जिसे हम और आप डेली यूज पे नॉर्मली यूज करते हैं, परचेज करते हैं, वो हमारे ऊपर असर डालेगा। और राफेल की कीमतों में वृद्धि हो जाए, ब्रह्मोस मिसाइल सस्ते महंगे हो जाए, INS विक्रमादित्य सस्ता हो महंगा हो, लड़ाकू विमान सस्ते हो या महंगे हो, ये इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं होगा। इनके कीमतों को हम इन्फ्लेशन में नहीं देखेंगे। इन्फ्लेशन में हम उन वस्तुओं और सर्विसेज को देखेंगे जिसे हम और आप कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे सही परिभाषा है, जो लगभग आप किसी भी बुक में मुझे नहीं दिखा सकते हैं, वो ये है कि इन्फ्लेशन का मतलब कुछ चयनात्मक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि है। प्राइस राइज इन सम सेलेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज इज इन्फ्लेशन। कुछ चयनात्मक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है। जब मैं कहता हूं कि कुछ चयनात्मक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है, तो चयनात्मक का मतलब क्या है? उन वस्तुओं और सेवाओं को हम सेलेक्ट करें जिसे हम और आप यूज करते हैं, जिसे हम और आप परचेज करते हैं। अगर मैं आपको एक टास्क दे दूं कि आप जो है एक शेड्यूल बनाइए कि आप एक महीने में कितने गुड्स, कितने सर्विसेज को आप यूज करते हैं,
तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट है वो कितने का होगा? वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो लाखों में नहीं होगा, वो हजारों में नहीं होगा, कुछ 100 होगा। तो उन वस्तु और सेवाओं को जिसे हम आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनके कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है। तो कुछ चयनात्मक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है। जैसे भारत में मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेज में कि एक्चुअली जब होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन मापते हैं तो इस समय 697 गुड्स को लिया गया है। तो 697 वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है, न कि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है। यहाँ पे सेलेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करते हैं, जो चयनात्मक रूप से उन वस्तुओं और सेवाओं को चुनेंगे कि जो हम और आप यूज करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है? उत्तर है नहीं। कुछ चयनात्मक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि इन्फ्लेशन है। प्राइस राइज इन सम सेलेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज इन इन्फ्लेशन। सेकेंड, क्या कीमतों में 2-3 दिन की वृद्धि हो जाए तो आप इसे इन्फ्लेशन मानेंगे क्या? जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि कोई फेस्टिव सीजन है, कोई फेस्टिवल है और ट्रक नहीं आती है, सब्जियां लगा 1-2 दिन के लिए बहुत महंगी हो जाती हैं, तो क्या इसे आप इन्फ्लेशन कहेंगे क्या? नहीं। एक्चुअली इन्फ्लेशन में हम एक टाइमिंग की बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेज कितने टाइम के लिए बढ़ रही हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, पहले भारत में जो इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा था वो हर थर्सडे को आता था। हम देखते थे एक सप्ताह में कितनी कीमतें वृद्धि हो गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक महीने पे बता रही है कि कीमतों में कितनी वृद्धि हो रही है। तो एक्चुअली प्राइस राइज तब हम कहेंगे जब साप्ताहिक या महीने में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए। 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए किसी अनसिन कार्य से, किसी ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम से अगर कीमतें महंगी हो जाए दोस्तों, तो उसे हम इन्फ्लेशन नहीं मानेंगे। इन्फ्लेशन हम तभी मानेंगे जबकि कीमतों में कम से कम 1 सप्ताह या फिर कम से कम 1 महीने वृद्धि हो तो ही इन्फ्लेशन है। तो अब हम लोग परिभाषा समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। एक ऐसी इकोनॉमिक फिनोमेना है, एक ऐसी आर्थिक प्रतिभास है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो, और जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन करे, दिस इज इन्फ्लेशन। यही इन्फ्लेशन होता है, जिसे सबसे आसान भाषा में महंगाई कहते हैं। महंगाई कहते हैं कि वस्तु और सेवा इकोनॉमी में महंगी हो जा रही है। अब मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पूछ रहा हूँ, मुद्रास्फीति को परिभाषित कर सकते हैं? पूछा हुआ प्रश्न है। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में कमी, वस्तु और सेवा के मूल्य में कमी, या फिर डॉलर के मूल्य में कमी। मुद्रास्फीति को आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं? मुद्रास्फीति का परिभाषा क्या हो सकता है? मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में कमी, वस्तु और सेवा के मूल्य में कमी, या डॉलर के मूल्य में वृद्धि। आप इस प्रश्न को सोचे रहिए, क्लास के लास्ट में इसका उत्तर हम आपसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, फिर इस पे हम लोग करेंगे विचार। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने ये बात की कि इन्फ्लेशन क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, इन्फ्लेशन के टाइप क्या है। तो देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में 3 तरह का होता है, टाइप्स। इन्फ्लेशन के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जो है 3 तरह के होते हैं। पहला जो है, पहले को हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हिंदी लिख लीजिए इसकी, रेकती स्फीति। क्रीपिंग इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? रेकती स्फीति, रेकती स्फीति। दूसरे को दोस्तों हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब कूदती या भागती स्फीति। और तीसरे को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है अति स्फीति, अति स्फीति, अति स्फीति। देखिए, खूब ध्यान से समझिए कि मैं क्या बता रहा हूं कि क्या चीजें हैं। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेखती स्फीति। दूसरा है कूदती या भागती स्फीति, कूदती या भागती स्फीति। और तीसरा है अति स्फीति। देखिए, इस पे कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं कि क्या है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्या है गैलोपिंग इन्फ्लेशन और क्या है हाइपर इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी में कीमतों में सिंगल डिजिट में वृद्धि हो, क्या हो? 1 डिजिट में, सिंगल डिजिट में वृद्धि हो। लाइक इकोनॉमी में कीमतें बढ़ गई 4%, 6%, 7%, 8% या 9%। तो इसको जब सिंगल डिजिट हो 4%, 2%, 6%, तो इसको हम कहते हैं
क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेखती स्फीति। दूसरा है गैलोपिंग, जब कीमतों में 2 या फिर 3 डिजिट में वृद्धि हो जाए, 2 या फिर 3 डिजिट में वृद्धि हो जाए। जब इकोनॉमी में 2 या 3 डिजिट में वृद्धि हो जाए, जैसे कीमतें बढ़ गई 24%, कीमतें बढ़ गई 39%, या फिर हो गई 89%, या फिर हो गई 223%। जब 2 या 3 डिजिट में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो तो इसे हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और सबसे ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन, जब कीमतों में वृद्धि मिलियन में हो जाए, मिलियंस में, लाखों में वृद्धि हो जाए, लाखों %। क्या हुआ मतलब समझिए, व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। आप आलू खरीदने गए और आपने जनवरी 2019 में आलू खरीदा 20 रुपया केजी, और जब आप 1 फरवरी को अगले महीने आलू खरीदने जाते हैं और आलू अगर 20 रुपये की जगह पे 22 रुपया मिलता है, तो दिस इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कीमतों में 10%, 8%, 6% की वृद्धि है। आपने आलू 1 जनवरी को खरीदा था 20 रुपये केजी, और जो है अगले महीने आप खरीदने गए तो 21 रुपया केजी, 22 रुपये केजी खरीदे, तो इसे हम कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सिंगल डिजिट में कीमतें बढ़ रही हैं, 2%, 4%, 5%, 6%, दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा, जब गैलोपिंग तब होगी जब 2 या 3 डिजिट में कीमतें बढ़ जाए। मतलब आपने 1 जनवरी को आलू खरीदा 20 रुपये केजी, बट जब आलू खरीदने जाते हैं 1 फरवरी को तो आप खरीदते हैं 32 रुपये केजी, आप खरीदते हैं 40 रुपये केजी। तो इसको हम कहते हैं गैलोपिंग। मतलब कीमतें उछल रही हैं या फिर कीमतें कूद रही हैं, अब रेक नहीं रही हैं। पहले रेक रही थी, देखिए 2-4% से, अब उछल रही हैं, कूद रही हैं, बहुत तेजी से भाग रही हैं, तो इसको कहते हैं उछलती या कूदती इन्फ्लेशन। जब 2 या 3 डिजिट में आप आलू 20 खरीदते हैं, अगले महीने आप 40 खरीदते हैं, 80 खरीदते हैं, 100 खरीदते हैं, तो इसको हम कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, आपने आलू खरीदा 20 रुपये केजी 1 जनवरी 19 को, लेकिन जब अगले फरवरी या मार्च में जाते हैं तो वो 2 लाख रुपए केजी बिक रहा होता है, 2 लाख रुपए केजी। दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन, इसको हम कहते हैं अतिस्फीति। दोस्तों, चूंकि हमारे इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन अभी नहीं आया कभी, तो आप लोग इसे नहीं समझ रहे हैं। जर्मनी में, वेनेजुएला में कई बार लाखों में कीमतें बढ़ चुकी हैं। सैमुअल्सन साहब बोलते हैं जर्मनी में कि जब हाइपर इन्फ्लेशन आया जर्मनी में, तो ये बोरे में, कुंटल वाले बोरे में पैसे लेके जाते हैं और जेब में सब्जी लेके आते हैं, और स्थिति ये होती है कि जो खरीदने वाला है, बेचने वाला है प्रोडक्ट, वो पैसे को गिनता भी नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पैसे इधर उधर फेंके गए रहते हैं। आपकी सैलरी भी लाखों और करोड़ों में होती है, तो कीमतों भी लाखों और करोड़ों में होती है। 4 लाख रुपया केजी, 3 रुपया केजी आलू और प्याज बिक रहा होता है। तो ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हेडेक क्रिएट करता है। वैल्यू पर, मनी के वैल्यू पर, मनी पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है और मनी की वैल्यू बिल्कुल ही डिक्लाइन कर जाती है, उसकी कोई परचेजिंग पावर नहीं होती है। दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसे परिस्थिति में जबकि मनी की कोई वैल्यू ही नहीं हो, ऐसे में डीमोनेटाइजेशन का सजेशन दिया जाता है। आपके वहां भी याद करिए 8 नवंबर 2016 को हमारे वहां डीमोनेटाइजेशन हुआ था, लेकिन हमारे वहां जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था वो इससे फर्क है। हाइपर इन्फ्लेशन में जब मुद्रा पे किसी का भरोसा नहीं होता है, तो यहां पे किया जाता है, क्या किया जाता है, डीमोनेटाइजेशन। एक्चुअली हाइपर इन्फ्लेशन में जब मुद्रा को हटाना होता है, तो इन तीनों इन्फ्लेशन में देखिए सबसे पहली सिचुएशन क्रीपिंग, फिर गैलोपिंग और फिर हाइपर होता है। कुछ यहां ध्यान से सुनिए, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं दोस्तों जो मानते हैं कि इकोनॉमी में एक मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए। मतलब इकोनॉमी में अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, 2-4% का इन्फ्लेशन है, 5-6% का इन्फ्लेशन है, तो ये खराब नहीं है। अगर कीमतों में 2-4-5-6% की वृद्धि हो रही है, तो ये कभी भी वर्स नहीं है। दिस इज टॉनिक फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टॉनिक। क्यों टॉनिक है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन? क्योंकि जब थोड़ी सी कीमतों में वृद्धि होगी तो प्रोड्यूसर के लिए एक बिग इंसेंटिव होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। तो ऐसे में क्रीपिंग इन्फ्लेशन जब 2-4-5% की कीमतों में वृद्धि होती है, दिस इज बिग इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर के लिए बड़ा इंसेंटिव लेके आता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव मिले, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, और जितना वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ज्यादा इंप्लीमेंट देगा। इसलिए माना जाता है कि जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन है वो टॉनिक होता है ग्रोथ के लिए। 4-5% की इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये 3 तरह के इन्फ्लेशन के बारे में हमने बात की, क्रीपिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर। सबसे अगर सेफ हाफ है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में 2-4% में, बाकी ये दोनों इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करेगा, और ये सब एंटी पुअर्स होते हैं, गरीबों की स्थिति बहुत खराब कर देते हैं, रुपए की वैल्यू घटती जाती है, वस्तु और सेवा महंगी होती जाती है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का क्या प्रकार है, उन प्रकारों की हमने चर्चा की।
देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा। एक और भी चीज है यहाँ कि मुद्रास्फीति क्यों उत्पन्न होता है। तो सेकेंड वीडियो चूंकि वो बड़ा हो जाएगा कि क्यों उत्पन्न होता है, उसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि क्यों होता है, तो कम से कम उसको 35 से 40 मिनट का हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, सेकेंड वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या क्या होगा। तो प्लीज अपना कॉपी और पेन उठाइए और पहला इफेक्ट मुद्रास्फीति का, जो सबसे ज्यादा यूपीएससी में और पीसीएस में पूछा गया है, वो पूछा गया है कि मुद्रास्फीति का जब कीमतें महंगे होने लगती हैं और वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन करना होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है क्रेडिटर के ऊपर और डेब्टर के ऊपर। ये पहले आइए आपको हम समझा दें। पहला प्रभाव, ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईएएस और पीसीएस प्री में देखिएगा तो यही पूछा है कि मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है क्रेडिटर और डेब्टर के ऊपर। क्रेडिटर का मतलब पहले समझ लीजिए। क्रेडिटर का मतलब होता है ऋणदाता, वो जो ऋण देता है, और डेब्टर का मतलब होता है वो जो ऋण लेता है, ऋणी। पहली चीज पहले आप समझ लीजिए हिंदी और इंग्लिश में कि क्रेडिटर का मतलब क्या है। क्रेडिटर का मतलब वो जो पैसे को देता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने किसी से 5,000 रुपए उधार लिए, तो मैं ऋणी हो गया और जिसने मुझे पैसे उधार दिए वो हो गया क्रेडिटर, ऋणदाता। अब प्रश्न यही पूछा गया है आपके कंपटीशन में कि इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है क्रेडिटर के ऊपर, डेब्टर ऊपर। कौन इसमें बेनिफिशियरी सिचुएशन में होता है और कौन इसमें वर्स सिचुएशन में होता है, किसके लिए ये फायदेमंद है और किसके लिए ये नुकसानदायक है। तो दोस्तों आइए सोचिए। देखिए, क्रेडिटर जो है, जैसे मान लीजिए कि क्रेडिटर है एक्स और इसने वाई को 500 रुपया दिया, वाई को 500 रुपया दिया। जब एक्स ने वाई को 500 रुपये दिए तो इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन अगर इन्फ्लेशन आ गया बीच में तो आप देखिए जब ये वाई एक्स को वापस करेगा, चाहे वो ब्याज के साथ भी वापस कर ले, जैसे मान लीजिए 550 रुपया वापस कर दे या फिर सिर्फ 500 रुपया वापस कर दे, वो रिलेटिव है। तो इसमें जो प्रॉब्लम होने वाली है वो क्रेडिटर को होने वाली है। वो ये जो है इन्फ्लेशन से घाटे की स्थिति में रहेगा और हमेशा जो फायदा होगा डेब्टर को होगा, ये हमेशा लाभ की स्थिति में होगा, ये हमेशा फायदे की स्थिति में होगा। क्यों ऐसा होगा? जब क्रेडिटर ने डेब्टर को पैसा दिया था 500, तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज महंगे नहीं थे, तो उसने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया। किसने? ऋणी ने। लेकिन जब ऋणी वापस करने आता है तो चूंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो कीमतें महंगी हो रही है और वैल्यू ऑफ मनी की जो परचेजिंग पावर है मनी की वो घट रही होती है। तो उसी 500 या 585 ही जो क्रेडिटर है उससे कम चीजों को परचेज करेगा। मैं अपने गुरुजी को याद कर लूं, मेरे सर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, मैं प्रोडक्ट रहा हूं और मनोहन सर पढ़ाते थे हमको मनी बैंकिंग, बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छे टीचर। और उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था, और शिक्षक दिवस है तो मैं उनको हृदय से नमन कर लूं। और एक एग्जाम्पल है उनका जो बड़ा प्यारा लगता है मुझे, आपको दे दूं। वो कहते थे कि जैसे मान लो कि क्रेडिटर है, वो 500 रुपया दिया ऋणी को, और ऋणी को मछली बहुत पसंद है, और चूंकि मछली 250 रुपया केजी है, 250 रुपया केजी है, तो डेब्टर ने कितना केजी मछली खरीदा? 2 केजी मछली खरीदा। ओके, 2 केजी मछली खरीदा। क्रेडिटर मान लीजिए है कोई एक्स क्रेडिटर है, इसने वाई डेब्टर को 500 रुपए दिए, और ये जो ऋणी है मछली बहुत पसंद करता है और मछली कितना है? 250 रुपए पर केजी है, तो ये 2 केजी मछली परचेज कर लेता है। जब ऋणी फिर इसी 500 को वापस करता है ऋणदाता को, तो ये ऋणदाता भी मछली का बहुत शौकीन है, ये भी मछली बहुत खाता है। लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन आ गया रहता है तो मछली की कीमतें बढ़ के कितनी हो गई रहती है? 500 रुपए केजी। तो ये कितनी केजी मछली खरीदता है दोस्तों? 1 केजी। अब देखिए कौन फायदे में है? ऋणी। ऋणी ने इसी 500 से 2 केजी मछली खरीदी और ऋणदाता ने उसी 500 रुपया पाने के बावजूद सिर्फ 1 केजी मछली खरीदी। तो हमेशा देखिए फायदा होगा ऋणी को। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि जब ये प्रश्न पूछा जाए कि ऋणी और ऋणदाता कौन ज्यादा फायदे के सिचुएशन में होगा, तो यहां पे मैं बता दूं कि इन्फ्लेशन हमेशा ही हर्ट करता है क्रेडिटर को और हमेशा जो है डेब्टर को लाभ पहुंचाता है। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज था क्रेडिटर और डेब्टर, जो कई बार पूछा गया है। तो जल्दी से इसे अपनी कॉपी में नोट करिए कि क्रेडिटर इन्फ्लेशन से घाटे की स्थिति में रहता है और डेब्टर हमेशा फायदे की स्थिति में होता है। अब आइए सेकेंड हम पूछ लेते हैं आपसे, क्या इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है फार्मर के ऊपर, किसानों के ऊपर? फार्मर के ऊपर, किसानों के ऊपर, किसानों के ऊपर।
चलिए शिक्षक दिवस से एक शिक्षक को और याद कर लें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जीसी त्रिपाठी सर हैं और जीसी त्रिपाठी सर की क्लास हम बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे थे। मैं गया था इंटरव्यू देने पीसीएस का और एक्सपर्ट के रूप में जीसी त्रिपाठी सर थे। उन्होंने मुझे शायद नहीं पहचान पाए होंगे क्योंकि हम BA1 में उनकी क्लास करते थे और हम 2012 में गए, मतलब 6 साल बाद दे 7 साल बाद, तो शायद उन्होंने मुझे नहीं पहचाना होगा। बट उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा था जो मुझे याद है, हमेशा याद रहता है। उन्होंने कहा था कि बताइए आप कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो किसानों को लाभ होता है कि हानि। मैंने तुरंत कहा कि सर, क्योंकि किसान जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। किसान क्या बनाता है बताइए? किसान जो है धान उगाएगा, गेहूं उगाएगा, ओके ना, या फिर जो है जो भी आलू, टमाटर, चूंकि ये सारे वस्तु होते हैं और इन्फ्लेशन में इनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं। तो मैंने तुरंत कहा बढ़ रही होती हैं। मैंने कहा कि सर, इन्फ्लेशन से इनको फायदा होगा। किसको? किसान को फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा किसान को क्योंकि किसान जो है वस्तुओं को प्रोड्यूस करता है, चावल को, गेहूं को, धान को। तो चूंकि वस्तुओं को प्रोड्यूस करता है इसलिए हमेशा ही फायदे के सिचुएशन में होगा किसान, क्योंकि वो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही जो मुझे क्लिक कर गई। उन्होंने कहा कि किसान एक्चुअली प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन वो रॉ मटेरियल भी तो ले रहा है। आप ये भी तो देखिए, वो रॉ मटेरियल में सिंचाई वो भी महंगी हो गई है, उसके साथ उसने फर्टिलाइजर यूज किया, फर्टिलाइजर भी महंगी हो गई है, उसने पेस्टिसाइड यूज किया, पेस्टिसाइड भी महंगी हो गई। तो एक तरफ तो किसान जो है, जो इनपुट है वो महंगा परचेज कर रहा है और जो आउटपुट है वो भी महंगा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इनपुट महंगी हो गई और कहीं ना कहीं जो आउटपुट है, आउटपुट भी महंगी हो गई। तो देखिए कंपनसेट हो जा रहा है, कहां फायदा हो रहा है? ये देखिए, बड़ा इंटेलिजेंट उन्होंने क्वेश्चन किया था। तो मैंने कहा कि देखिए सर, इसमें फायदा होगा किसानों को, क्योंकि रॉ मटेरियल की जितनी प्राइसेस बढ़ेंगी ना, उससे ज्यादा प्राइस जो बढ़ेगी फाइनल प्रोडक्ट की बढ़ेगी। तो एक्चुअली किसानों को फायदा होगा। यद तक कि उन्होंने जो प्रश्न किया था बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि रॉ मटेरियल तो क्या होगी? रॉ मटेरियल तो आपको महंगा मिलेगा और जो आप जो सेल करोगे वो भी महंगा होगा, लेकिन एक्चुअली जो है रॉ मटेरियल से ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे। किसके बढ़ेंगे? तो फाइनल प्रोडक्ट के। इसलिए लिख लीजिए किसानों को फायदा होगा। और सही था, मैं सही था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन में फंसाया था। तो कुल मिला जुला के लिख लीजिएगा आप लोग कि किसानों को फायदा होता है क्योंकि किसान वस्तुएं प्रोड्यूस कर रहा होता है। आगे आइए, इफेक्ट। अब आपको देखना है कि इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव स्थिर आय वर्ग, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड इनकम ग्रुप पे पड़ेगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप के ऊपर क्या होगा, फिक्स्ड इनकम ग्रुप के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इन्फ्लेशन का, और फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आइए से सोचते हैं हम लोग। पहले इस दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। स्थिर आय वर्ग, फिक्स्ड इनकम ग्रुप क्या होता है और फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लें। फिक्स्ड जो है इनकम ग्रुप क्या है और फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, फिक्स्ड इनकम ग्रुप का मतलब है कि ऐसे लोग जिनकी जो इनकम है वो स्थिर हो, जैसे शिक्षा मित्र हैं, जैसे कि बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनको गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर 8,000 ही दे रहा है, लेकिन 8,000 से बढ़ा नहीं रहा है। 10,000 है तो 10 से बढ़ा नहीं रहा है, वो 8 पा रहे हैं, 10 पा रहे हैं, लेकिन वही पा रहे हैं, उसमें किसी तरह का इजाफा नहीं हो रहा है। तो आप बताइए, ये हो गया, इनको क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा देखिए, ऐसे इनकम ग्रुप है जो परिवर्तनशील है। दूसरा कौन है? परिवर्तनशील आय वर्ग। परिवर्तनशील का मतलब है आप कल IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, SDM बन जाएंगे, तो आपकी सैलरी जो है बढ़ती जाएगी, आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आप लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी 55,000 से 60,000, 60 से 65, 70। इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप। तो देखिए, फिक्स्ड इनकम ग्रुप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड इनकम ग्रुप को बहुत ज्यादा हानि होगा। क्यों? क्योंकि चीजें तो महंगी होती जा रही हैं, लेकिन उसकी सैलरी जो है उतनी की उतनी ही बनी हुई है। उसको तो 8,000 मिल रहा है, लेकिन जो चीजें हैं ना वो सस्ती हो रही है। इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जो है महंगे हो रहे हैं, लेकिन इसको तो स्थिर है, तो 8 या 10,000 ही पा रहा है। तो इसकी स्थिति वल्नरेबल होती जाएगी, खराब होती जाएगी। ओके, तो लिख लीजिएगा, फिक्स्ड इनकम ग्रुप चूंकि उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते जाएंगे, तो ये इसको वर्स इफेक्ट डालेगा। दूसरा है फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप, परिवर्तनशील आय वर्ग। परिवर्तनशील आय वर्ग का मतलब
कि उसको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, उसको महंगाई भत्ता बढ़ेगा, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ किताबों में मिलता है कि लाभ होगा, लेकिन लाभ नहीं होगा। गवर्नमेंट